वेलकम बैक एट निम्स। तो जैसा कि 5 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो पढ़ तो आप रहे ही होंगे अब तक। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए 1 शॉट्स लेके आया हूँ बायो में, ताकि आप कम से कम समय में, जितना कम समय में एक चैप्टर रिवाइज कर सकें, उतने कम में मैं आपके लिए बनाऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं स्टार्टिंग से अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आया करता था, उसको सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो अब स्टार्ट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, कहाँ से? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ पहले ध्यान से देखिए कि कितनी जल्दी उसे खत्म कर सकते हैं, मेन टॉपिक, उसके मेन पॉइंट्स कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। सबसे पहले आप इधर आइए, जो साइड में आपको टॉपिक दिए होते हैं, ये जस्ट वेट 1 सेकेंड, ये टॉपिक आपको ये साइड में दिए होते हैं, जो इनको पहले आप एक बार देख लीजिए हमेशा स्टार्टिंग में कोई चैप्टर पढ़ने से पहले। इसमें क्या दिया है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आएंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैस बताएंगे, फिर ट्रांसपोर्ट बताएंगे उस गैस का बॉडी में कैसे होगा, फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बताएंगे, फिर डिसऑर्डर्स बताएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो इससे आपके दिमाग में एक सीरीज़ ऑफ साइकिल बन जाएगी कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये पढ़ना है। तो ऐसे आप एक दूसरे को को रिलेट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 9 to 9। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. कुछ नहीं कह रहा है ऑक्सीजन जो बॉडी में ले रहे हैं वो इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन में यूज़ हो रही है किसके? अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड के। उससे जो एनर्जी आ रही है उसको हम अदर बॉडी की एक्टिविटीज़ में ले रहे हैं। और जैसे मान लो कोई चीज़ टूट रही है, आपको पता है एक होता है एनाबॉलिज्म, चीज़ बनना, एक होता है कैटाबॉलिज्म, टूटना। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म मतलब कोई चीज़ टूट रही है तो कुछ प्रोड्यूस होगा। तो जो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस होती है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, उसको टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव करना होता है। तो CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, और जो हमें O2 चाहिए अपने और फंक्शंस को करने के लिए, तो CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, और जो O2 ऑक्सीजन्स और O2 जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, इन दोनों के एक्सचेंज को ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। द एक्सचेंज, द फिनोमेना ऑफ एक्सचेंज, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज नोन एज ब्रीदिंग। अब ये लिखा है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों बोला इन्होंने? ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग क्या है? आपने ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले ली, CO2 सेल से बाहर निकाल दी अपने एनवायरनमेंट में, तो ये हो गया ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा है। ब्रीदिंग एक ब्रांच है रेस्पिरेशन की। इतना हो गया। रेस्पिरेशन में क्या होगा? CO2 अंदर, O2 अंदर आई, CO2 बाहर गई, फिर O2 ब्लड में डिजॉल्व हुई, फिर टिश्यू तक गई, टिश्यू ने उसको एक्सचेंज किया, फिर वहाँ टिश्यू ने उसको मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में यूज़ किया। तो ये पूरा रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया। आई क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। अपने हाथ चेस्ट पे हाथ रख के फील कर लो, जब आप सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट ऊपर नीचे जा रही है, वही फलाना आइटम का, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे आ जाओ। अब पढ़ेंगे सीरीज वाइज। तो पहले क्या था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सब में सेम नहीं होंगे, आप भी जानती हैं। तो आप भी जानते हैं कि चेंज करते हैं हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? वेरी करता है अमन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट ग्रुप्स में। और किस पे डिपेंड करता है मेनली? किस पे, कैसे ऑर्गेनिज्म पे कैसे ऑर्गन्स रहेंगे, वो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट मतलब कहाँ वो रह रहा है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, या एयर में है प्रेजेंट, जहाँ भी है उसके अकॉर्डिंग उसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल का बना हुआ है, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल, ये डिपेंड करता है। तो इन दो चीज़ पे मेनली डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है। अब आगे इसने बोला है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवॉर्म एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं CO2 फ्रॉम O2 बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस। मतलब इनमें कोई ऐसा खास ऑर्गन नहीं है, बॉडी सरफेस के द्वारा ही ये एक्सचेंज कर लेते हैं गैसेस का। अर्थ फॉर्म में क्या होता है? अर्थ फॉर्म में होती है मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट्स में होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स के पूरे नेटवर्क, जिसके द्वारा वो ये प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ से मेन चीज़ ध्यान देना यहाँ से, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स यूज बाय मोस्ट ऑफ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क, वेयर एज, याद रखना गिल्स क्या है? एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो यूज़ कर रहे हैं मोस्ट ऑफ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क, वेयर एज वस्कुलराइज्ड बैक्स कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जो ज़मीन पर धरती पे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, मोस्टली वो क्या यूज़ कर रहे हैं? क्या? वस्कुलराइज्ड बैक्स कॉल्ड लंग्स। और जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। अमंग वर्टिब्रेट्स, अब इसके बाद आ जाओ वर्टिब्रेट्स में। ऊपर क्या आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास वर्टिब्रा नहीं होती या बैकबोन नहीं होती, ऐसे याद कर लो। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? लाइक फिश, गिल्स, वेल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू द लंग्स, सारे लंग्स से रिस्पायर करते हैं। अब एम्फीबियन के अंदर एग्जांपल है फ्रॉग का एक, जो लंग्स से तो करता ही है, साथ साथ मॉइस्ट स्किन से भी करता है। अब मैंने आपको 3 चीज़ें ब्रैकेट में छोड़ दी हैं बताने के लिए, मैं उसको दूसरे पेन से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने छोड़ा उसको। देखिए, हाँ एक सेकेंड, ये देखिए पहला क्या है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो भी गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सेकंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स।
एंड द फाइनल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस मतलब क्यूटिकल्स की लेयर होती है स्किन, तो भी स्किन के द्वारा होगा उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये कोई टॉपिक नहीं है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इन्होंने डाल दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसलिए इसको अलग से हेडिंग नहीं बनाया, हम इसको ऐसे लेके चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ेंगे हम, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए, पहले आप ये पूरी एक वो साइकिल देख लीजिए, कहाँ से एयर आती है और कहाँ तक फाइनल जाती है और कहाँ उसका एक्सचेंज होता है। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होगा, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नाक से सांस अंदर लेंगे, नेजल चैम्बर में होते हुए नेजल पैसेज में जाएगी, ठीक है, सॉरी नेजल चैम्बर में पहुंचेगी नेजल पैसेज से होते हुए। इसके बाद कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। इसके बाद कहाँ जाएगी, फेरिंग्स होते हुए कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में है अभी, लैरिंग्स से होते हुए पहुंचेगी ट्रैकिया में। और फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कॉमन पासेज है बोथ फूड एंड एयर के लिए, यहाँ से दोनों चीज़ें पास करती है जब हम खाना खाते हैं, फूड और एयर। इसके बाद डिवाइड हो जाता है, फूड जाता है कहाँ अपना इसोफेगस में, एयर आ जाती है अपनी लैरिंग्स और ट्रैकिया में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ पूरा, पहले नॉस्ट्रिल, ठीक है, इसके बाद कहाँ आएगा नेजल चैम्बर, आप ध्यान रखिए नेजल चैम्बर। इसके बाद कहाँ आएगा, इसके बाद कहाँ आएगा, नेजल चैम्बर कहाँ आएगा। अब देखिए लैरिंग्स से होते हुए कहाँ जा रहा है, अभी पहले आएगा फेरिंग्स में, अब कहाँ आएगा, इसके बाद कहाँ आएगा लैरिंग्स में, अब कहाँ आएगा ट्रैकिया में, अब कहाँ आएगा बताइए, ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा, ट्रैकिया के बाद क्या होगा, फिफ्थ थोरेसिक लेयर में ट्रैकिया डिवाइड होगी, किसमें, ब्रोंकाई में। कहाँ पे डिवाइड होगी, ब्रोंकाई में, किस पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में ये ट्रैकिया डिवाइड होगी। अब तक तो स्ट्रेट आ रही थी ट्रैकिया, अब यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, किस पे, लैरिंग्स। एक मिनट कट रहा है लैरिंग्स, ठीक है, एक सेकेंड, डिवाइड्स कटिंग ट्रैकिया, ठीक है। अब ब्रोंकाई आ गया, इसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड होगा किस में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में, तो मैं खाली ब्रोंक्यूल्स लिख दे रहा हूँ। इसके बाद डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, इसके लास्ट में क्या बचेगा, एल्वियोलाई। तो ये पूरा इसका पाथ है जो एयर ट्रांसफॉर्म होती है या एयर ट्रांसफर होती है फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल टू द लंग्स और एल्वियोलाई। आगे देखते हैं, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोड्यूस करने में, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, आप कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम क्या होता है कि जो आपको खाना खा रहे हैं वो गलती से ईसोफेगस की जगह कहीं आपके लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया में ना चले जाए, तो इसलिए एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो कवर करके रखता है किसको, लैरिंग्स को। किस लिए कवर करता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड। क्या प्रिवेंट करता है, एंट्री ऑफ फूड, ओके। कहाँ प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड, लैरिंग्स में ना चला जाए गलती से, उससे होते हुए ट्रैकिया में ना चला जाए, ये प्रिवेंट करता है, ओके। ट्रैकिया क्या है, अब ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, एक्सटेंड कहाँ हो रही है, एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। कहाँ डिवाइड हो रही है, डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कहाँ डिवाइड हो रही है, डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। किस में डिवाइड हो रही है, राइट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद क्या हो रहा है, और डिविजन्स हो रहे हैं, रिपीटेड डिविजन्स। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड लास्ट में क्या बन रहा है, थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यही आगे जाके क्या बना देते हैं, वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड थिन वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब ये जो मैंने मेन पॉइंट आपको ये येलो कलर से ये स्टार बना के आपको छोड़ा है, मैंने कुछ बताने के लिए बताया है आपको, इसलिए स्टार बनाया। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं और बन सकते हैं यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस। अब देखिए बता रहा हूँ आपको मैं, ये देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इन कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये बहुत मेन लाइन है, याद रखना। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। खाली इनिशियल तक क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं क्या, कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्ट। बट लास्ट में जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं वहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है, वो आगे जाके थिन इरेगुलर वॉल्ड वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहाँ तक आपकी कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, कहाँ उसके बाद कहाँ तक नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, कुछ नहीं है, बता रहा है लंग्स क्या होता है, यही सब बता रहा है कि नॉस्टी है अपने, ये अगला लाइन बोल रहा है, ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई मिलके क्या लंग्स बनाते हैं, ठीक है। वी हैव टू लंग्स, लंग्स कवर होती है एक लेयर से, इसको बोलते हैं प्लूरा, और उनके बीच में दो लेयर्स के बीच में प्लूरा के क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो लंग्स को बचाता है क्या, फ्रिक्शन से बचाता है, उसके सरफेस को फ्रिक्शन से। आगे डायग्राम देखते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि यहाँ पे आपको गलती क्या करते हैं लोग, इसके जो ये तीन है, तो ये इसको जो ऊपर नीचे कर देते हैं इसकी हेडिंग, जैसे इसको ऊपर कर देंगे, इसको इसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर देंगे, तो याद रखना पहले एपिग्लोटिस, किसके ऊपर आएगा, लैरिंग्स के, जिसको कवर करता है, फिर ट्रैकिया। और ये क्यों होता है, फूड ताकि ईस्ट ट्रैकिया में ना चला जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। बाकी ये तो आप देख ही लेंगे, डायफ्राम है, पता ही होगा आपको, प्लूरल, ये सब कुछ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे आऊँगा डायग्राम में दोबारा, अगर आप पढ़ाते हो आपको आगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले बीच में, एक क्वेश्चन ऊपर भी रह गया है यहाँ पे, ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज बिटवीन O2 एंड CO2 अकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस।
किन में गैसियस एक्सचेंज बॉडी सरफेस के द्वारा होता है? कोई भी क्वेश्चन करें आप, पहले क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको जो पूछा गया है उसको पहले अंडरलाइन कर लें, हमेशा अल्टरनेट है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आता होगा आपको तो नहीं आता होगा तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, आइए देखिए, जनरल बॉडी सरफेस जैसे स्पॉन्जेस, लोअर वर्टिब्रेट्स उनमें होगा, सीडेंटेट बताया था उनमें भी होगा, अर्थवर्म बताया तो सब में हो गया। कहेंगे कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ से उठाया ये क्वेश्चन। स्पॉन्जेस, सीडेंटेट, फ्लैटवर्म, इन सब में क्या होता है? डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न ओवर एंटायर बॉडी सरफेस। आ जाइए, चलिए ऊपर चलते हैं। ये आई थिंक दूसरे कलर का पहन लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, पिंक, ठीक है। चलो आइए, कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखिए, कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग एक्सेप्ट कहाँ नहीं होती? ट्रैकिया में होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकिया में होते हैं, ओपस होते हैं, इनिशियल ब्रोंकियल्स में होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स आपने पढ़ा ही नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टर्मिनल जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स, उन्हीं को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो इन्हीं में नहीं होते, बाकी ऊपर तक सब में ट्रैकियस रिंग कंप्लीट प्रेजेंट होती हैं, सॉरी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ लिखा है जस्ट इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट, ये मैं बता दिया आपको आगे। हर क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको साथ साथ उसमें मैं पेज बताऊँगा किस पेज की किस लाइन में है। जस्ट अ मिनट, या ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ऊपर चलते हैं। जस्ट अ वेट, ये थोड़ा सिंगल लाइन फिंगर से करने में, हाँ। अब देखिए, जो पूरा अपना नॉस्ट्रिल से लेके एल्वलाई तक पूरा जो सिस्टम है, जहाँ से एयर पास होके जहाँ एल्वलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कंडक्टिंग पार्ट, सेकंड पार्ट इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है कि एयर को नॉस्ट्रिल से लेके कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, एयर को नॉस्ट्रिल से लेके एक्सचेंज पार्ट तक कंडक्ट करना बस। और उस पर कंडक्ट करते करते एयर को वो मॉडिफाई करती है। कैसे मॉडिफाई करती है? एक तो उसमें से फॉरेन पार्टिकल्स को हटा देती है, रिमूव कर देती है, उसको ह्यूमिडिफाई कर देती है, और उसको ले आती है अपने बॉडी के टेम्परेचर पे। कहाँ पे लाती है? अपने बॉडी के टेम्परेचर पे। अब इसके बाद काम क्या आता है? इसके बाद काम आएगा एक्सचेंज पार्ट का। एक्सचेंज पार्ट का है, एक्सचेंज पार्ट एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जहाँ पे मेनली डिफ्यूज हो रही है O2 और CO2 एटमॉस्फेरिक एयर और बिटवीन ब्लड जो ट्रांसफर हो रहा है गैस का। अब कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा बता देता हूँ मैं आपको। कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है आपका नॉस्ट्रिल से लेके, लिख देता हूँ, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। यही लाइन कह रही है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और आपका एक्सचेंज पार्ट क्या है? एक्सचेंज पार्ट खाली आपका एल्वोलाई और उसकी डक्ट्स हैं। जो मेन एक्सचेंज गैसेस का काम हो रहा है, जो मेन एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है एल्वोलाई में। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है कि आप बता रहा है कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ बताएगा आपको लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, किस कैविटी में है, कैसे लंग्स में चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, एयर, ये सब बताएगा। तो लंग्स क्या है? लंग्स है सिचुएटेड थोरेसिक चैम्बर के अंदर। अब थोरेसिक चैम्बर क्या है? थोरेसिक चैम्बर एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, जिसको कौन फॉर्म करता है? जिसको डॉर्सली पीछे साइड से फॉर्म करती है वर्टिकल कॉलम, फ्रंट आगे वर्टिकली फॉर्म करती है ये फ्लैट स्टर्नम, लेटरली साइड से क्या करती है? कवर इसको रिब्स, और डाउनवर्ड लोअर साइड नीचे से क्या करती है? डोम शेप डायफ्राम। तो ये चारों चीज़ें मिलकर इसे कॉम्पैक्ट एयर टाइट चैम्बर बनाती है, जिसके अंदर लंग्स आपका सेफ रहता है। तो अभी एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि ये कह रहा है कि जो लंग्स की जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है, पल्मोनरी वर्ड में याद रखना लंग्स से, पल्मोनरी वर्ड लंग्स से हमेशा आपको ये अटैच रहेगा उसके साथ। तो ये कहना चाह रहा है जो पल्मोनरी वॉल्यूम लंग का वॉल्यूम है, खुद से कभी अल्टर नहीं होगा। ये कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। जब थोरेसिक चैम्बर की कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग लंग्स भी चेंज होते जाएंगे उसका वॉल्यूम। ये बोल रहा है एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। समझ गए? डायरेक्ट लंग कैविटी कभी चेंज नहीं होगी, पहले थोरेसिक कैविटी चेंज होगी, उसके बिहाफ पे लंग्स की कैविटी चेंज होगी। ओके, चलो इसके बाद आते हैं हम रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स होते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स आइए देख लेते हैं एक बार। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड CO2 रिच एल्वुलर लेयर इज रिलीज आउट। कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा ब्रीदिंग हो रही है, O2 ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं। सेकंड, अब इसके बाद क्या होगा? ये सीरीज वाइज चल रहा है। अब डिफ्यूजन होगा, अब लिया है हमने O2 और CO2 निकाला, तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, आर पार जाएंगी, CO2 बाहर जाएगी, एल्वुलर मेम्ब्रेन के O2 अंदर आएगी। थर्ड क्या है? जो O2 अंदर आई है उसका ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में, ठीक है। फिर डिफ्यूजन होगा O2 का कहाँ? बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू और CO2 का। लास्ट में क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। और जो एनर्जी इससे आएगी कैटाबॉलिक रिएक्शन से, वो बॉडी के अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ होगी।
ठीक है। तो आपका पहला टॉपिक क्या था? कुछ नहीं था, नॉर्मल जनरल आपको बताया था कि ब्रीदिंग होता क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर आपको बताया क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होते हैं, किस ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, हैबिटेट और देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। इसके बाद क्या आपको पढ़ाया मैंने? इसके बाद आपको पढ़ाया मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे क्या होता है, लंग्स कैसे कंप्राइज करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हो कैसे रही हो, क्या मैकेनिज्म है। तो ब्रीदिंग में मेनली 2 स्टेज होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर को ड्रॉन इन अपने लंग्स के अंदर लेना, उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सपायरेशन क्या होता है? एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। तो याद रखिए, इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रही है, एक्सपायरेशन में एल्वियोलर एयर बाहर जा रही है, ठीक है। अब जो मूवमेंट ऑफ एयर है, जो मूवमेंट ऑफ एयर कैरिड आउट है, वो हो कैसा रहा है? अब देखिए, जो मूवमेंट ऑफ एयर है ये हो क्यों रही है, क्यों एक्सपायरेशन हो रहा है, क्यों इंस्पायरेशन हो रहा है? ये हो रहा है अपने प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। और ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं, यहाँ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, ये आगे आएंगी, डरिए मत, ये नाम आपने पहले सुन चुके होंगे, जो पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी बहुत बार, 1-2 बार पढ़ा है, उन्होंने भी सुना होगा, लेकिन उनको हमेशा ये वर्ड्स थोड़े इरिटेट करते हैं। चले आइए, इंस्पिरेशन में क्या होता है पहले देखिए। इंस्पिरेशन में क्या होता है, आपको सोचिए एयर बाहर कब जाएगी? जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से एयर हमेशा कम प्रेशर की साइड जाती है। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा? बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी हवा अंदर आ रही है, एयर अंदर आ रही है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तब प्रेशर बाहर से हवा दे रही है और लंग्स के अंदर आ रहा है। इसी को बोल रहे हैं हम कि नेगेटिव प्रेशर है इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, बाहर ज़्यादा अंदर कम, अंदर से बाहर को माइनस करेंगे तो अंदर कितना आएगा? माइनस प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ के प्रेशर से? बाहर के प्रेशर से। तो एयर रिलीज आउट हो रही है, बाहर जा रही है। और ये सब हो कौन रहा है? ये सब मेंटेन कौन कर रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट ला कौन रहा है? डायफ्राम की मसल और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल, जो कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द रिब्स, ठीक है। कुछ नहीं है, अब आगे देखिए, अभी बताएगा कैसे आपको इंस्पिरेशन में कैसे ये मसल्स काम कर रही हैं। अब मैं आपको हर चीज़ पढ़ाने से पहले उसको बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक लिंक बन जाए दिमाग में। फर्स्ट देखिए, इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है। इंस्पिरेशन हो रहा है, पहले जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम का, वो डाउनवर्ड हो रहा है। कैसे? ये देखिए, मैंने पहले कहा था डायग्राम पे वापस आऊँगा आपके पास में पूछने के लिए चीज़। ये देखिए, बताने के लिए आपको, जब भी इंस्पिरेशन हो रहा है आपसे कोई पूछे डायफ्राम कहाँ जा रहा है, डायफ्राम जाता है नीचे। और ये चीज़ आप देखिए, डायफ्राम नीचे आएगा तो ये और बड़ा, ये एरिया और बड़ा हो जाएगा, ऐसा स्क्वायर टाइप, तो और वॉल्यूम अंदर आ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। तो सिंपल, डायफ्राम क्या हो रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी नॉर्मल स्टेट में सी टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर हो रहा है। किस साइड हो रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर, ऊपर नीचे। एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे होता है, लेकिन यहाँ वो रिलेट कर रहा है ऊपर नीचे से। इसके बाद कौन सी मसल बची? कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। याद रखिए, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, किसमें? इंस्पिरेशन में। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या? लिफ्ट अप हो रही हैं, लिफ्ट अप, ऊपर उठ रही हैं, रिब्स में होती हैं। रिब्स के बीच में बताया था अभी, कहाँ होती है? रिब्स के ऊपर उठ रही हैं। तो ये ऊपर उठ रही हैं, स्टर्नम भी उठेगा ऊपर, इनसे अटैच है, फ्लैट्स। अब इससे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में। कैसे इंक्रीज हो रहा है? डॉर्सोवेंट्रल, आगे पीछे। स्टर्नम ऊपर उठ रहा है तो आगे पीछे चौड़ा हो रहा है। तो 2 तरीके से बढ़ रहा है, एक तो अपना डायफ्राम बढ़ा रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर, एक अपने ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बढ़ा रही हैं डॉर्सोवेंट्रल, किसमें? इंस्पायरेशन में। इससे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। थोरेसिक, मैंने कहा था ना, पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्ट कभी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा जब तक थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। उसके रिस्पेक्ट में एज इट इज़ चेंज हो जाएगा क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी थोरेसिक वॉल्यूम चेंज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज हुआ, पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर से एयर अंदर आ गई। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में होता है कि ये बता रखा है यहाँ पे, ये देखिए, बता दूँ आपको इंस्पायरेशन का। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, इंटर पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो फोर्सेस द एयर आउटसाइड टू मूव इनटू लंग्स। खत्म। मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं। नीचे देखिए, यहाँ से क्या? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। अब डायफ्राम दोबारा, यहाँ पे क्या था? डायफ्राम नीचे आ रहा था कॉन्टैक्ट होके, अब वापस क्या जा रहा है? यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अपवर्ड, सेम अपनी पोजीशन में। अब दब रहा है दोबारा, लंग्स का थोरेसिक वॉल्यूम की जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम का भी कम होता जाएगा। तो डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशंस रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, सब अपना नॉर्मल पोजीशन में वापस जा रहा है। तो क्या हो रहा है? अंदर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बाहर प्रेशर कम है, अंदर ज़्यादा है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। बस, अब यहाँ बाहर जा रही है। आगे क्या बोल रहा है? आगे कुछ नहीं बोल रहा है। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल वॉल्यूम। कुछ नहीं कह रहा है कि हम अपने एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को बढ़ा घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। कौन सी एडिशनल मसल है? वो एब्डोमेन की मसल्स, ठीक है। और एक हेल्दी ह्यूमन में क्या रेट रहता है सांस लेने का, अंदर बाहर ब्रीथ करने का? वो 12 से 16 बार ब्रीथ करता है पर मिनट।
ठीक है। और जो ये ब्रीथ कर रहा है, इस एयर को मेज़र कौन करता है? इस एयर को हम मेज़र करते हैं एयर को बाय द स्पायरोमीटर। बाय द स्पायरोमीटर ये आप बहुत बड़ा होता है, आपको दिखाऊंगा अगर इंस्टाग्राम पे वन शॉट्स में, और छोटी छोटी मैं आपको निमोनिक्स में डालूंगा, इसका स्ट्रक्चर डाल दूंगा। हाँ, अब बताना चाहता हूँ आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ज़रूर। आईडी है NIMS निम्स, वेट मैं अच्छे से लिख देता हूँ। वहाँ पे हम ट्रिक्स डालते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स डालते हैं। निम्स 20224 इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और ज़रूर वहाँ से कुछ आपको ट्रिक्स मिलेंगी सीखने की। जैसे अभी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे मैंने ट्रिक बनाई है, आपको यहाँ बता दूंगा, लेकिन वहाँ पे आप अपडेटेड रहिए। चलिए आगे आते हैं। अब क्या हुआ, पहले क्या हुआ हमारा सबसे पहले हुआ क्या, जनरल बताया ब्रीदिंग क्या होता है, फिर बताया आपको मैंने कि मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर आपको बताया मैंने सबसे पहले बताया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, बताया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है। अब बताएंगे जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में कैपेसिटीज आती हैं वो कैसे क्या होती हैं। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? कुछ नहीं है, नॉर्मल एयर जो इंस्पायर्ड हो रही है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है 500 ml। और एक हेल्दी इंडिविजुअल 6000 से लेके 8000 ml एयर पर मिनट उसका टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट रहता है। कैसे आया ये? 12 से 16 बार करता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में एक बार में 500, तो 12 पंचे 60, तो 6000, 16 पंचे 80, तो 8000, तो 6000 से लेके 8000 ml पर मिनट, ऐसे आ गया टाइडल वॉल्यूम। सेम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आई। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ये भी एक एडिशनल वॉल्यूम है, ये तो नॉर्मल था, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड था, ये एडिशनल वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम को हटा के, इसलिए इसके नाम आगे लगाया एडिशनल, इससे हटके है। एडिशनल वॉल्यूम पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, चांद लगा के। दिस एवरेज, इसका एवरेज क्या रहता है? 2500 से लेके 3000 ml, ठीक है। थर्ड क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। इसका क्या है? ये भी एडिशनल वॉल्यूम है। अब टाइडल वॉल्यूम आप 500 अंदर ले रहे हैं तो 500 बाहर भी छोड़ेंगे, तो ऐसी जब आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जोड़ रहे हैं वर्ड, तो एडिशनल वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटरी में भी जोड़ेंगे एडिशनल वॉल्यूम, ये हटके है उससे। पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1000 से लेके 1100 ml। इसके बाद क्या आता है आपका? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, उसके बावजूद आपके लंग्स में कुछ एल्वलाई में कुछ एयर रह जाए, ताकि आपकी एल्वलाई कोलैप्स ना हो, उसको बचाने के लिए। तो उसका एवरेज क्या रहता है? 1100 से 1200 ml। मैंने आपको निमोनिक्स में बताया था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है आसपास रहती है, तो कन्फ्यूज़ करती है। तो RV को ऐसे तोड़ लीजिए, इसमें R है, R को तोड़ लीजिए तो 1 है और 2 आ गया, ये 1 और 2, 1200 ml। तो ऐसे आपको याद हो जाएगी। ट्रिक बताइए मैंने, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, निम्स 20224 को। आइए, इसके बाद आपके जितने वॉल्यूम है वो तो ख़त्म हो गए हैं, अब पल्मोनरी कैपेसिटी स्टार्ट हो गई हैं। कैपेसिटीज़, तो फर्स्ट कैपेसिटी क्या है आपकी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है पर्सन इंस्पायर कर रहा है, पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसमें क्या क्या आ जाएगा? खुद सोचिए। नॉर्मल एक्सपायरेशन उसने बाहर किया, उसके बाद एक तो टाइडल वॉल्यूम आएगा नॉर्मल जो है, अब एक फोर्सफुली जो अंदर लेगा उसको क्या बोलते हैं? IRV। तो कितना हो जाएगा टोटल? 500 प्लस कितना था? 2500 अप्रॉक्स, मतलब, और ब्रैकेट में कर दूं और 3000। तो ये आपका क्या हो गया? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेम ऐसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन आप कितना वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं? इसमें क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल 500, एक्सपायरेटरी 1100 से 1000 से 1100, अपने आप जोड़ लीजिए जो भी है, ठीक है। इसके बाद क्या? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि वॉल्यूम जो आपके रिमेन रह जाती है लंग्स के अंदर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप खुद सोचिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने कर दिया बाहर, आपके अंदर एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा पड़ी रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ताकि आपके एल्वलाई कोलैप्स ना हो। एक जो आप फोर्सफुली लेते हैं बाहर से अंदर, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर पड़ी रहती हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? वॉल्यूम रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब नेक्स्ट क्या है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं साइड कर दूँ। वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन एयर को अंदर ले सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। उसने फोर्स लगा के सारी हवा बाहर निकाल दी, फोर्स लगा के सारी हवा उसने बाहर निकाल दी। अब वो कह रहा है इसके बाद मैक्सिमम एयर कितनी वो इंस्पायर कर सकता है। तो खुद सोचिए, अपने सांस ला के सारी एयर बाहर निकाल दी, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अंदर ERV ले सकते हैं आप फोर्सफुली, ठीक है, प्लस TV तो आएगी टाइडल वॉल्यूम, प्लस IRV ले सकते हैं। तो सोचिए ये तीनों वॉल्यूम आप इंस्पायर अंदर कर सकते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों नहीं जोड़ा मैंने इसमें? क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंदर रहता है, कहीं नहीं जाता, वो वहाँ फिक्स रहता है आपके एल्वलाई में, ताकि आपके एल्वलाई के कोलैप्स ना, यही तीनों चेंज होते हैं आपस में, ठीक है।
तो क्या हो गया इसका, इसमें एक और बोला आगे सेम, जैसे आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप कितनी अंदर ले सकते हैं मैक्सिमम, ऐसे ही आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम ब्रीथ आउट कर सकते हैं। सेम दो तरीके से दोनों डेफिनेशन इसकी बनती हैं। चलिए आइए, लास्ट क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी जितनी भी आपका लंग अकोमोडेट कर रहा है आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन अंदर आपके लंग्स के। तो अब अंदर आ गया इंस्पायरेशन के बाद, अब सिर्फ अंदर देखेंगे, अंदर क्या है, ERV तो है ही, ले लेंगे, TV लेंगे, IRV लेंगे, और RV तो अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ही। तो कितना हो गया टोटल, जितनी है चारों को जोड़ दो, ERV, TV, IRV, E। चलिए बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं बहुत ईजिली। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है अपना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब तक आपने पढ़ लिया क्या, ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म पढ़ा, फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा कैसे वर्क करता है, फिर आपने पढ़ा कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं, टाइडल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ क्या होती हैं। फिर अब आप पढ़ रहे हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्राइमरी साइड तो पहले याद रखिए एल्वेलाई होता है, वहीं पे पूरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, बाकी सब कंडक्टिंग पार्ट होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जितनी ज़्यादा होगी उतना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उस गैस का उतना ज़्यादा एक्सचेंज होगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज़्यादा होगी डिफ्यूज़न में, उतना उस गैस का डिफ्यूज़न कम होगा या उसका एक्सचेंज कम होगा। तो अब पहली बात तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड किस पे करता है, मैं पहले कहा था कोई गैस इधर उधर ट्रांसफर होती है तो हमेशा डिपेंड करती है अपने प्रेशर्स पे। ठीक है, प्रेशर्स पे और पार्शियल प्रेशर्स पे। ठीक है, तो ये बता रखा है आपको, एक पूरी टेबल दे रखी है, इसको बाद में समझाते हैं। पहले इस डायग्राम पे आइए एक बार, नीचे एक डायग्राम है, पहले आपको क्वेश्चन करा देता हूँ ऊपर, 2 मिनट जिस कुछ क्वेश्चन ऊपर रह गए हैं आपसे पूछते हैं। चलिए आपसे बनते हैं नहीं बनते हैं, चलिए आइए। सिलेक्ट द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यस होता है। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बताइए इंस्पिरेशन के टाइम पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है क्या, आप बोलिए नहीं। ठीक है, अभी बताते नहीं है आपको, बाद में बताएंगे। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, ना तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, अगर इंक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तो बाहर जाएगी वॉल्यूम, एयर बाहर जाएगी, बाहर से कम रहता है, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, नहीं ये इंक्रीज होगा। तो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट, अंडरलाइन कर लीजिए करेक्ट इवेंट। करेक्ट कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड सा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन अगेंस्ट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आप जब भी क्वेश्चन आए तो इस वर्ड करेक्ट, नॉट, इवन, ऑड, उनको हमेशा अंडरलाइन कर लें। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने के बावजूद आपसे क्वेश्चन गलत करा देते हैं, आपका आंसर वहाँ हड़बड़ी में होते हैं, आप जल्दी से हमारे भर देते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, नो। एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, नो। मैंने बताया था आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ होती हैं, प्रॉपर इंस्पिरेशन में, प्रॉपर, हाँ एक्सटर्नल में दोनों रहती हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये NCERT के अकॉर्डिंग सही भी नहीं है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। देखिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग, ऑब्वियस ये सही है। हम लेकिन चारों पढ़ेंगे, हमें पता है ये सही है, फिर भी चारों पढ़ेंगे हम हमेशा। आप भी यही करना, आपको अगर सही आंसर मिल जाए फिर भी चारों पढ़ना, मैं आपसे सलाह दे रहा हूँ, फिर भी चारों पढ़िए। इंस्पिरेशन अकर व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, गलत है, तो ये सही हो गया, देख के बता सकते हैं आप। चलिए आइए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये पार्ट छोड़िए, चलिए आपसे पूछ लेते हैं इसमें। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कितना ब्रीद कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए। अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आफ्टर, मैंने आपसे कहा था कि पर्सन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना अंदर ले सकता है एयर, तो एक तो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल लेगा ही, अब सब एक्सपायरेशन उसने फोर्सफुल बाहर निकाल दिया, मतलब ERV भी ले लेगा, वो बाहर निकाल दिया उसने, IRV तो लेगा ही बाहर से, इंस्पिरेशन है तो फोर्सफुली, तो ये तीनों मतलब वाइटल कैपेसिटी। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सेक्स, द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, क्या कह रहा है कि लंग्स में जो एयर फिल्ड सेक्स होते हैं जिनको एल्वेलाई बोलते हैं, वो कोलैप्स क्यों नहीं करते, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम सारी हवा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को लगता है कि हमने सब बाहर निकाल दी है, उसके अकॉर्डिंग की रेजिडुअल वॉल्यूम एल्वेलाई में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स नहीं करते। चलो आइए इस डायग्राम को देखिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है, इसको समझ लेंगे तो आपको जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है पूरा समझ में आ जाएगा, प्रेशर वैसे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें आपको 5 दिए हैं, इंस्पायर्ड एयर का दिया है, ठीक है, आपको डीऑक्सीजनेटेड का दिया है, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये टिश्यू में है, ठीक है,
और ये एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है, टिश्यू में है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, इन सब का दिया है, लेकिन आपको एक्सपेल्ड लेयर का नहीं दिया है, आपको याद भी नहीं करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखिए 4 का दिया है, कहाँ कहाँ का दिया है, रेस्पिरेटरी, ये एटमॉस्फेरिक एयर का दिया है, एल्वेलाई का दिया है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड का दिया है और टिश्यू का दिया है। तो 5 ही याद करना है, एक्सपेल्ड लेयर का याद नहीं करना ना, मैं आपको बताऊँगा। एल्वेलाई का दिया है, ठीक है, इसका दिया है एल्वेलाई का, ये लिख दिया यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एल्वेलाई में सबसे पहले PO2 सबसे ज़्यादा रहेगा, मैंने आपको कहा बाहर PO2 ज़्यादा है O2 का में, तो 104 mmHg और PCO2 40 mmHg। यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 ज़्यादा है तो O2 क्या अंदर गया, CO2 यहाँ पे बाहर चला गया। क्यों? O2 का प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का कम है, तो O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगी। सेम अब यहाँ पे आइए, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CO2 का प्रेशर है वो ज़्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से। सेम इधर आइए, पल्मोनरी वेन में क्या है और सिस्टमिक आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PO2 का प्रेशर कितना है, 75 ज़्यादा है और CO2 कम है। अब सेम टिश्यू में आइए, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका O2 टूटा, O2 बाहर आया एयर से, ब्लड के अंदर ऐड हुआ, CO2 SCO3 में से टूटा और CO2 बाहर चला गया एल्वेलाई में, और एल्वेलाई के थ्रू एक्सपेल्ड लेयर में CO2 बाहर चला गया, इसके साथ O2 अंदर आ गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, सीधा आइए टिश्यू में। टिश्यू में क्या है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर O2 का कम है 40, CO2 का ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होगा, O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डिजॉल्व होकर टिश्यू में आ जाएगी टूट के, और यहाँ से CO2 जो होगी बाहर चली जाएगी किस में, प्लाज्मा में, या अपने, हाँ प्लाज्मा में बोलेंगे ऑब्वियस, ब्लड में प्लाज्मा में, और क्या बना लेगा, H2CO3 कंपाउंड बना लेगा, इससे ट्रांसफर होकर दोबारा ये चली जाएगी एल्वेलाई में, और वहाँ एल्वेलाई में जाके H2CO3 दोबारा टूटेगी किसमें, CO2 प्लस H2O में, और CO2 दोबारा बाहर चला जाएगा। तो सिंपल समझ में आ गया पार्शियल प्रेशर किसका क्या है, कैसे क्या हो रहा है, इसमें क्यों ज़्यादा है। सिस्टमिक वेन, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एल्वेलस में पार्शियल प्रेशर देख लीजिए। चलिए आइए अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं वाला आपसे अच्छे से। देखिए एयर में कितनी है, O2 का पार्शियल प्रेशर 159, CO2 का कितना 0.3। इसके बाद आएंगे एल्वेलाई में। एल्वेलाई में क्या होगा, अब देखिए एयर बाहर जाता है, एल्वेलाई में O2 भी रहेगा, CO2 रहेगा, तो ऑक्सीजन का इतना नहीं हो पाएगा, तो इससे कम रहेगा, कितना 104 mmHg, इसका हो जाएगा 40 mmHg। इसके बाद आएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और थोड़ा कम हो जाएगा, मान लीजिए 95 हो गया, कितना किसका, O2 का, 40 हो गया किसका, CO2 का पार्शियल प्रेशर। इसके बाद टिश्यू में यूज़ कर लिया, O2 बचा कितना 40 टिश्यू में, CO2 क्या, और अब देखो O2 यूज़ कर रहा है और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है कैटाबोलाइजेशन से, तो CO2 तो इंक्रीज होता रहेगा, O2 कम होता रहेगा, तो O2 40 और CO2 45। अब आइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अब यहाँ से टिश्यू से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वहाँ पे CO2 कितना है, सेम जितना टिश्यू में रहेगा वही निकाल के एग्जैक्ट दे देगा, तो CO2 45, O2 40। तो ये बहुत ईजी है, आपको जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है बहुत सबसे ईजी पार्ट लगता है मुझे ये। एक बार आप प्रेशर समझ गए तो कुछ नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सॉलिबिलिटी ऑफ जो CO2 है वो 20 से 25 टाइम हायर होती है O2 से, इसीलिए उसका डिफ्यूजन होता है बहुत फास्ट होता है। तो अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज ए कंपेयर ऑफ O2। ये कह रहा है जो सॉलिबिलिटी होती है CO2 की वो 20 से 25 टाइम्स गुना ज़्यादा होती है O2 से, तो इसलिए जल्दी डिफ्यूज़ होता है और जल्दी सॉल्यूबल होता है। क्या, CO2 जल्दी डिफ्यूज़ होता है और जल्दी ही सॉल्यूबल होता है। मैं आपको जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे चैप्टर बहुत जल्दी खत्म करना है, आपको 15-20 क्वेश्चन भी कराने हैं ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करें। और देखिए डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो होती है जिससे ये सब डिफ्यूज़ हो रहा है वो 3 लेयर की बनी होती है जनरली। पहला क्या होता है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ये रही थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, इसको ये 1 सेल थिक होती है। कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी कोई भी लाइन छोड़ना नहीं है, 1 सेल थिक होती है, 1 सेल थिक होती है। और डायग्राम किसका है, पल्मोनरी कैपिलरी का, 1 सेल थिक होती है। इसके बाद क्या आता है, एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर मेम्ब्रेन, एल्वेलर कैपिलरी सॉरी, तो ये एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एल्वेलर कैपिलरी की, उसके बीच में क्या है, एक बेसमेंट सब्सटेंस, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम। कुछ नहीं, आपसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझिए कि इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होता है जो एक लेयर बना देते हैं जिसको बोलते हैं बेसमेंट लेयर। टोटल 3 लेयर है, 3 लेयर होने के बावजूद भी इसकी टोटल थिकनेस कितनी है, बहुत कम है, मच देन अ मिलीमीटर, मतलब 1 mm से भी, जस्ट अ वेट, इसकी थिकनेस 1 mm से भी कम है। तो समझिए कितना फास्ट डिफ्यूजन होगा, जितना थिकनेस कम उतना फास्ट डिफ्यूजन, जितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उतना फास्ट डिफ्यूजन। तो हमारी जो बॉडी में जो जितने फैक्टर हैं वो फेवरेबल हैं किसके लिए, डिफ्यूज़न के लिए। कहाँ पे डिफ्यूज़न के लिए, O2 को एल्वेलाई से टिश्यू में और CO2 को टिश्यू से एल्वेलाई में। जैसे फैक्टर क्या क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 ज़्यादा है ताकि जल्दी डिफ्यूज़ हो, जल्दी बाहर जाए। थिननेस, मेम्ब्रेन की थिननेस इतनी कम है 1 mm ताकि जल्दी डिफ्यूज़न हो जाए, ठीक है। और टेम्परेचर भी इस हिसाब रहता है डिफ्यूजन फास्ट हो। तो सारे फैक्टर क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एक क्वेश्चन करिए, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम TV एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एथलीट, एक एथलीट का TV 500 है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 है। तो बोल रहे हैं क्या,
एक्सपायरेटरी व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ़ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ 1200। देखिए कितना मतलब क्वेश्चन बकवास है मेरे अकॉर्डिंग ये, क्योंकि इसमें इसका कुछ काम ही नहीं है 1200 ml का। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसे निकलती है, टी वी प्लस ई आर वी से। टी वी कितना है 500, ई आर वी कितना है 1000, कितना हो गया 1500। इसका कुछ काम ही नहीं था, बेवजह दिया था आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं अपने किस पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बिकॉज आपका जल्दी रिवाइज हो सके। मैं ये वैसे ही चाहता हूँ जितनी जल्दी रिवाइज हो जाए आपका विद क्वेश्चन के साथ, वो अच्छे समझ में भी आए, आपको भगाऊँ नहीं, समझाऊँ अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ बना लिया आपके लिए पहले ही। O2 ट्रांसफर्ड होता है मोस्टली किससे, हीमोग्लोबिन से। कैसे, 97% कैसे होता है, एज अ हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर, और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और प्लाज्मा से कितना होता है, ओनली 3%। वहीं पे CO2 को देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन के साथ बनाता है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन मत बना देना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि पॉइजनस होता है, जो कि परमानेंट होता है। ये ट्रांजिएंट होता है, इसका नाम होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। वो होता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये होता है 20 से 25%, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 78% और प्लाज्मा के फॉर्म में 7%। अब ये दोनों प्लाज्मा में मान लीजिए आप, तो याद रखिए। अब सोचिए, यहाँ पे प्लाज्मा में ओनली 3%, यहाँ पे प्लाज्मा में मोस्टली पूरा ही पूरा 80 से 85%। क्यों ऐसा, बिकॉज जो CO2 की प्लाज्मा में सॉलिबिलिटी होती है वो 20 से 25% हायर होती है एज़ कम्पेयर्ड ऑफ O2। इसीलिए क्या होता है, O2 प्लाज्मा से इतना ट्रैवल नहीं करता, इतना नहीं करता, जबकि जितना CO2 करता है। ये लाइन यहाँ बता रखी है, अबाउट 90% ऑफ O2 इज ट्रांसफर्ड बाय RBC, रिमेनिंग 3% कैरिड आउट बाय डिजॉल्व स्टेट। Nearly 20 to 25% of CO2 is transferred by RBC, whereas 70% is carried out by bicarbonate, and 7% of CO2 is carried out by dissolved state through plasma। चलिए आइए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, अभी बस बताया कि क्या कैसे कितना होता है। ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं पढ़ा है, अब ट्रांसपोर्ट यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, आयरन प्रेजेंट है, आयरन कंटेनिंग रेड ब्लड कंपाउंड। अब मैं पूरा आपको बताऊंगा नहीं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बता दे रहा हूँ आपको। इसमें चेन होती है 4 अल्फा 2 बीटा ऐसे करके बना होता है, और बहुत टाइप की हीमोग्लोबिन होते हैं। इन्फेंट में अलग होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, और बहुत टाइप के होते हैं। अब आप याद रखिए कि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर कंपाउंड है जिसमें आयरन होता है, जिसके ऊपर बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिसके ऊपर O2 बाइंड करता है। वो भी कैसे बाइंड करता है, रिवर्सिबल मैनर से बाइंड भी हो जाएगा और समय आने पर टूट भी जाएगा। अब यहाँ पे बताया है उसने, जो O2 से बाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कह रहा है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, 4। मतलब 4 O2 मॉलिक्यूल, मतलब 8 ऑक्सीजन के एटम। ऐसा क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज मत होना स्टेटमेंट में। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है मोस्टली, और 8 ऑक्सीजन के एटम्स को। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, प्राइमरली किस पे डिपेंड होती है हीमोग्लोबिन पे। जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर रही है प्राइमरली किस फैक्टर पे डिपेंड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और भी फैक्टर होते हैं, अदर फैक्टर, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, pH, टेम्परेचर। ये अदर फैक्टर है जो इंटरफेयर करते हैं उसकी बाइंडिंग में, बट प्राइमरली क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट ने देखा, जिसने ही बनाया, कि जो ये उसने उसको प्लॉट किया, किसको, पार्शियल प्रेशर को, ऑक्सीजन को प्लॉट किया किसके साथ, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। तो एक सिग्मॉइड करवाया, कैसा, सिग्मॉइड कर। और सिग्मॉइड कर आगे जाके क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि मान लो 20% जब प्रेशर था 20 तो इतना सिर्फ 30% हो रही थी क्या, गैस डिजॉल्व। क्या हो रही थी, डिजॉल्व, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रही थी, डिजॉल्व कहने का मतलब। प्रेशर बढ़ा, 40 हुआ तो ज़्यादा होने लगी, और बढ़ाया प्रेशर तो और होने लगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि प्रेशर बढ़ाने के बाद कितना भी प्रेशर बढ़ा दो वो कांस्टेंट रहा, एकदम कांस्टेंट। मतलब ये सिग्मॉइड कर्व की खासियत होती है कि एक टाइम बाद वो कर्व कांस्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप कितनी भी पीक वैल्यू आ गई आपके किस चीज़ की, बाइंड होने की, मतलब सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जब बाइंड हो जाएंगे उसके बाद आप पार्शियल प्रेशर कितना भी बढ़ाओ बाइंड नहीं हो सकते। कहने का मतलब एक कार में 5 सीट है, उस पर 5 लोग बैठ चुके हैं, तब आप छठवां कोई इंसान उसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो एक उसमें से निकल जाएगा। मतलब रहेंगे वो 5, चाहे तुम कितने भी आदमी खड़े कर दो लाके, यही कहना चाह रही है लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, कैसे बताता हूँ मैं आपको, आप एक मिनट देखिए। ये आगे पीछे कैसे शिफ्ट होगा, मान लीजिए अभी मान लिए एयर आई है एल्वेलाई पे, ये बता भी रहा है कि मान ली एल्वेलाई पे आई है। अब एल्वेलाई पे एयर है, वहाँ पे ब्लड पहुँचा, वहाँ पे क्या होता है, O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, CO2 की कम होती है, H+ की ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर कम होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये शिफ्ट होगा आपका लेफ्ट साइड। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे कम पार्शियल प्रेशर में भी जल्दी इसको सैचुरेशन मिल जाएगा, बहुत जल्दी बाइंड हो जाएगा कम पार्शियल प्रेशर में भी, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन इसके लिए सारी फेवरेबल है। तो आराम से फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन वहीं पे टिश्यूज़ में क्या होता है, टिश्यूज़ में होता है लो PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होता है, हाई PCO2, हाई H+ कंसनट्रेशन, हाई टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये राइट शिफ्ट हो जाता है, राइट शिफ्ट। और क्या होता है कि प्रेशर मान लो अभी 20 है,
इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, सेम है। यहाँ भी इसमें कितना हो रहा है, सिर्फ 10%। यहाँ भी इसमें कितना हो रहा है, 30%। यहाँ भी इसमें कितना हो रहा है, 80%। तो सेम प्रेशर पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है हीमोग्लोबिन से। तो राइट शिफ्ट कब होगा, जब फेवरेबल अनकंडीशन होगी। ये राइट शिफ्ट है और कहाँ पे हो रहा है, ये टिश्यूज़ पे, एज अ टिश्यू पे। ये कहाँ है, लेफ्ट शिफ्ट है, और ये कहाँ हो रहा है, एल्वुलाई पे, एल्वुलाई। तो ऐसे याद रखिए ये कहाँ पे हो रहा है। सॉरी मैं बहुत मतलब भी इसमें कुछ पेन में कुछ के टिप पे कुछ दिक्कत आ गई है, तो सही नहीं चल रहा है, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए। लेफ़्ट साइड कब होगा, एल्वुलाई पे, जब इसको मिलेगी कैसी, फेवरेबल कंडीशन। यहाँ कैसी मिलेंगी, अनफेवरेबल कंडीशन। चलिए आइए आगे क्या कह रहा है, कुछ नहीं है। O2 गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। सिंपल, लंग सरफेस में क्या हो रहा है, O2 बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन से, वहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ तक आ रही है, ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू तक आ रही है, और टिश्यू में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो जा रही है, टिश्यू को मिल जा रही है, फिर टिश्यू अपने अदर एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ कर रहा है। तो ये कह रहा है कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड जो लेके आता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, वो मैक्सिमम 5 ml होती है, और वो 5 ml कहाँ ट्रांसफर कर देता है, टिश्यूज़ में। लेकिन कैसे, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये लाइन याद रखिए, बहुत बार क्या करते हैं स्टेटमेंट में वो कर देंगे, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन ट्रांसफर मैक्सिमम 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशन। आप पढ़ेंगे नहीं जल्दी, यहाँ 5 ml देख के सही कर देंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए आगे लिखा होना चाहिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर पैथोलॉजिकल है तो वो गलत है। अभी क्या बताया आपको मैंने, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब बता रहा हूँ आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मैंने बताया था आपको CO2 कैरिड आउट बाय कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब ऑक्सी किस में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। कितना होता है, 20 से 25% होता है ऐसे, ठीक है। और 78% कैसे बताया था मैंने आपको, बाइकार्बोनेट के रूप में। 7% कैसे बताया था आपको, एज अ प्लाज्मा के रूप में। तो यहाँ पे क्या मेजर फैक्टर है, PO2 इज़ अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ PCO2 टू द हीमोग्लोबिन। अगर PO2 ज़्यादा रहेगा वो इंटरफेयर करेगा बाइंड करने में और खुद बाइंड कर जाएगा, तो ये मेजर फैक्टर होता है इसमें। व्हेन द PCO2 इज़ हाई, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, PO2 कम होता है। कहाँ पे होता है ऐसा बताओ, PCO2 ज़्यादा होता है, PO2 कम कहाँ होता है, टिश्यू पे। तो वहाँ क्या होगा, बाइंडिंग होगी, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द हीमोग्लोबिन। पर जब PCO2 लो होता है, PO2 हाई होता है, कहाँ पे होता है, एल्वुलाई में। वहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। किसका डिसोसिएशन होगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, CO2 विच इज़ बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड टू द एल्वुलाई। ये कह रहा है कि टिश्यू से जो CO2 बाहर आया, आपने उसको बाइंड किया हीमोग्लोबिन से, और आपको ब्लड के द्वारा उसको लेते हुए आए, कहाँ तक लाए, एल्वुलाई तक। एल्वुलाई में आगे क्या होगा, दोबारा जो ये डिसोशिएट होगा, और CO2 वहाँ से एक्सपेल लेयर के द्वारा बाहर निकल जाएगा। आगे बता रहा है कि आगे कुछ नहीं, आगे यहाँ तक खत्म हो गया। आगे आपको एक चीज़ अलग लाइन बता रहा है, नई चीज़ कुछ। RBC क्या होता है, RBC के अंदर एक हार्मोन होता है, हार्मोन बोल रहा हूँ, सॉरी मिस्टेकली हार्मोन बोल दिया। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन अमाउंट में पड़ा होता है उसके अंदर, और माइन्यूट सा कहाँ पड़ा होता है, प्लाज्मा में भी पड़ा होता है, ठीक है। ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम एक रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में फैसिलिटेट करता है, दोनों डायरेक्शन में परफॉर्म करता है। कौन सी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन। CO2 H2O पहले बनाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। किसकी प्रेजेंस में है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। याद रखना ये एंजाइम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC में, बहुत हाई कंसंट्रेशन में। फिर ये कहाँ हो रहा है, ये काम कहाँ हो रहा है बताइए, ये हो रहा है टिश्यू लेवल पे। फिर आए कहाँ पे, एल्वुलाई लेवल पे। तो एल्वुलाई लेवल पे दोबारा से क्या, ये टूट रहा है। अब एल्वुलाई पे जाके और टूटेगा भी ये, CO2 बाहर चली जाएगी और प्लस H2O हो जाएगा निकल के। तो CO2 कहाँ जाएगी, बाहर एक्सपेल्ड लेयर में, H2O एज अ वेपर के फॉर्म में निकल जाएंगी या स्वेटिंग के फॉर्म में। समझ रहे हैं आप ये रिएक्शन, और ये एंजाइम बहुत फास्ट रिएक्शन करवाता है। आगे क्या बोल रहा है, एट द टिश्यू साइट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। ये कह रहा है जो टिश्यू लेवल पे होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है, कैटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया कैटाबॉलिज्म होता है। एक सेकंड पानी पी लूँ, 10 मिनट। देखिए टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि O2 अंदर आया, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हुई, जिसकी वजह से O2 प्रोड्यूस हुआ। तो जहाँ O2 प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे तो अमाउंट उसका सबसे ज़्यादा रहेगा ना, ट्रांसपोर्ट होते होते कम हो जाएगा। तो टिश्यू लेवल पे अमाउंट ऑफ PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पे CO2 डिफ्यूज़ होगी, बाहर जाएगी, प्रेशर ज़्यादा से आउट जाएगी, कम से बाहर जाएगी, मतलब टिश्यू से ब्लड की साइड जाएगी, और ब्लड की साइड जाएगी क्या बनाएगी, वो बनाएगी HCO3, क्या H2CO3 बनेगी, ठीक है। और क्या बनाएगी, HCO3 और प्लस H+ आयन, ठीक है। अब यही क्या होगा, ये चलते चलते जाएगा कहाँ पे, आपका ट्रांसफर होते एल्वुलर साइड पे। एल्वुलर साइड पे क्या है, PCO2 लो है, क्योंकि वहाँ तो ऑक्सीजन बाहर से आई है जस्ट अभी, तो PCO2 तो वैसे ही कम होगा, O2 ज़्यादा होगा। तो वहाँ रिएक्शन क्या रिएक्शन प्रोसीड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। और क्या बनाएगी वहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड O2, मतलब HCO3 टिश्यू से बन के जाएगा और एल्वुलाई पे जाके टूट जाएगा। और टूटेगा क्या, CO2 में, O2 में, और CO2 कहाँ एक्सपेल लेयर है, बाहर उड़ जाएगी। समझ में आया।
समझ में आया? ठीक है। CO2 ट्रैप्ड एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, यही बोल रहा है कि CO2 ट्रैप्ड हो रही है, बाइकार्बोनेट बना रही है H2CO3 एज अ टिश्यू लेवल, और ट्रांसपोर्ट हो रही है एल्वुलाई में, रिलीज हो रहा है CO2। अब यहाँ पे भी सेम लाइन बोल रहा है कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड मैक्सिमम कितना डिलीवर करता है, 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वुलाई अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। याद रखना भैया, गलत मत कर देना एक छोटी सी लाइन के लिए इतना पढ़ाने के बाद। चलो आओ, कितना हो गया अब तक आपका, क्या क्या हो गया बताइए? ऑर्गन बताया आपको, रेस्पिरेटरी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया, कंप्लीट आपको बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आपको फिर बताया क्या, हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बताया नहीं, बीच में आपको बताया आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़, फिर बताया आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है। अब रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे करना है आपको, रेगुलेट। अब ह्यूमन बीइंग्स के पास सिग्निफिकेंट एबिलिटीज़ होती हैं इसको मॉडरेट करने का। उसके पास ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, बहुत सारे क्यूमोसेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जिनके द्वारा वो इसको अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकता है। तो आइए देखते हैं। एक स्पेशलाइज सेंटर होता है प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेगुलेशन के लिए, किसकी, ब्रीदिंग की या रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। एक अदर सेंटर होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोन्स में, उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक सेंटर। ये कुछ नहीं करता है, जब भी इसको दिखता है कि कुछ गलत रेस्पिरेशन हो रहा है या कुछ CO2 ज़्यादा बढ़ रही है तो मॉडरेट करता है, ये जाके एक्टिवेट करता है किसको, न्यूरो सिग्नल देता है, एक्टिवेट करता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, न्यूरो सिग्नल देता है और एस्टिमेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। याद रखना कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, इंस्पायरेशन। याद रखना, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज बाय रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। अब दो हो गए, आपको क्या पता चला, एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है मेडुला में, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो होता है पोन्स में। इसके बाद आते हैं कीमो सेंसिटिव एरियाज़ जो होते हैं जस्ट प्रेजेंट होते हैं जस्ट साइड ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो हाईली सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, CO2 के लिए, हाइड्रोजन आयन के लिए, हाई pH के लिए, सॉरी लो pH के लिए। अब जब मान लो अब कीमो सेंसिटिव एरिया के पास जब भी हाई CO2 हुआ और हाई हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हुआ, उसने उसको क्या किया, उसने उसको क्या बोलते हैं, उसको फील किया है, समझ लीजिए उसने उससे अटैचमेंट हुई, उससे पता चला कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो उसने क्या किया, तुरंत उसने क्या किया, एक्टिवेट किया सेंटर्स को। कौन से सेंटर्स को, ऊपर जो दिए हैं आपको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूरोटॉक्सिक सेंटर। उसके साथ क्या हुआ, इसने सिग्नल भेजा किसको, रिदम सेंटर को, टू मेक अ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू प्रोसेस रेस्पिरेटरी टू द सब्सटेंस एलिमिनेटेड। कुछ नहीं, ये कह रहा है कि जैसे जैसे कीमो सेंसिटिव एरियाज़ को ये फील हुआ कि CO2 ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उसने कुछ नहीं किया, सिग्नल भेजा रिदम सेंटर को, और रिदम सेंटर से बोला कि प्लीज़ रेगुलेट करो और जो चीज़ ज़्यादा हो रही है उसको बाहर निकाल दो, तो सिंपल एलिमिनेट कर दिया। अब कुछ इसके बाद 4 हो गए, इसके बाद कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्टिक आर्च में, ऑर्टिक आर्च का हार्ट के पास जो हार्ट से निकलती है, और कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, वो उसके पास वो खुद रिकॉग्नाइज करते हैं, वो भी ऐसा काम करते हैं क्या, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। वो क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये जो भी चेंज आ रहा है CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में, उसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ही इनको दिखता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तुरंत सिग्नल भेजते हैं किसको, रिदम सेंटर को, और दोबारा से क्या होता है, रेगुलेशन हो जाता है रेस्पिरेशन का। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि रोल ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम है, एकदम इनसिग्निफिकेंट है किसमें, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में ऑक्सीजन का इतना कुछ काम नहीं है, रोल नहीं है। डिसऑर्डर्स पे आते हैं, शाम खत्म, बहुत मतलब मैं चाहता हूँ 1 घंटे में खत्म कर दूँ विद क्वेश्चन, ताकि आपको एक दिन में 1 घंटे में एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर 1.5 घंटे में, ताकि आपकी 1 दिन में या 2 दिन में पूरी बायो रिवाइज हो सके जल्दी विद क्वेश्चंस के साथ। अब डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। पहला डिसऑर्डर क्या, अस्थमा। अस्थमा में क्या हो रहा है कि डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, किसकी वजह से हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, कहाँ पे, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकाई कहाँ बनता था, ट्रैकिया से 5th थोरेसिक वर्टिब्रा में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रहे थे। कहाँ से, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, याद रखना हमेशा। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वीजिंग साउंड, हमेशा याद रखना। अस्थमा में जब सांस लेता है पेशेंट तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे इस टाइप से। सेकंड क्या है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है लंबे समय के लिए, जिसमें क्या होता है, एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन को आने जाने के लिए जगह कम पड़ती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। मेजर कॉज इसकी क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, याद रखना, सिगरेट स्मोकिंग एम्फाइसीमा का मेजर कॉज है, इसमें सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। अब आते हैं ऊपर, हाँ ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे, ठीक है।
ये क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ आपको पता होगा जहाँ पे रॉक को तोड़ा जाता है, और कोयला इंडस्ट्री, कोल माइंस, यहाँ पे क्या होता है कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग चलता रहता है लगातार, तो बहुत सारी डस्ट उड़ती है। अब इतनी डस्ट उड़ती है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उस पर कोप ही नहीं कर पाता है, उसको खत्म ही नहीं, मतलब सोचता ही नहीं क्या करें, इतना डस्ट आ रहा है एक टाइम में, कितना हटा सकता है, कितना क्लियर कर सकता है एयर को, तो नहीं हो पाता है। तो लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, लंग्स में, और फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है लंग्स की, पॉलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, मतलब लंप बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज होता है। तो इसीलिए हमेशा इंडस्ट्री में कहा जाता है, और इंडस्ट्री में हमेशा जो चेक करने के लिए आते हैं वो हमेशा देखते हैं कि उन्होंने प्रोटेक्टिव मास्क पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। समरी यार आप खुद पढ़ लीजिएगा, समरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, जिसकी समरी इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें होता है, इसमें नहीं है। चलिए एक बार खुद से रीड कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज बाय मेनली सिगरेट स्मोकिंग। आपको पता है सिगरेट स्मोकिंग आ गया तो क्या होगा, एम्फाइसीमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, एंथ्रेसिस नहीं है, एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है, बॉटुलिज्म नहीं है, सिलिकोसिस, सिलिका होता है किसमें, स्टोन्स में, जानते ही आप तो सब जानते हैं आप, बस आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorders causing wheezing। अभी कह रहा है कि एयरबॉर्न एलर्जन है, पॉल्यूटेंट है, कहाँ पे, मैनी पीपल अर्बन एरिया में, जो क्या हो रहे हैं, सफरिंग हो रहे हैं, किससे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको व्हीजिंग साउंड किस में आती है, याद रखिए किस में आती है, अस्थमा में। अस्थमा में क्या होता है, पहले यहाँ पढ़िए, आपको लाइन से बताता हूँ, ये तो मुझे पता है आंसर ऑलरेडी, पर आप देखिए, बिनाइन ग्रोथ नहीं है। अस्थमा में क्या होता है, ढूंढिए अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है किसका, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, तो ये आंसर सही है। पढ़िए चारों, मैं आपको कम समय में इसलिए बता रहा हूँ, हमेशा चारों ऑप्शन पढ़िए, चाहे आपको आंसर पता ही हो क्यों ना, तब भी। तो ठीक है, ये आपका चैप्टर विद क्वेश्चन के साथ खत्म हुआ। तो मैं तो कहता हूँ आप अच्छे से एक बार इसको दोबारा पढ़िए, या मेरे साथ आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चैप्टर अपने साथ खुद पढ़िए, फिर मैं पढ़ाऊँ फिर भी पढ़िए, 2 क्वेश्चन आपके साथ में रह गए हैं शायद, चलो देख लेते हैं एक बार ये भी। व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ। ये कह रहा है कि आप अपनी सांस रोकते हैं तो सबसे पहले ऐसी क्या चीज़ होती है, कौन सी गैस होती है जो आपको ब्रीथ करने के लिए फोर्स करती है, अर्ज करती है। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं, इसमें राइजिंग ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा ये मेन होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी सफोकेट करने लगती है और तुरंत ऑक्सीजन उसको अंदर चाहिए होती है बॉडी में। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के लिए क्या स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, याद रखना। और रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हमेशा रॉन्ग वर्ड, नॉट, इवन, ऑड, इनको हमेशा अंडरलाइन करो। पार्शियल क्या, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ OT विद, सही है एकदम, ये तो रॉन्ग नहीं है। हायर H+ कंसनट्रेशन इन एल्वोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, गलत है, बिल्कुल गलत है। लोअर कंसनट्रेशन ऑफ H+ फेवर करती है, ना कि हायर। PCO2 इन एल्वोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। लो PCO2 कम होगी, PO2 ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है। तो क्या गलत हो गया, ये वाला। तो ऑल द बेस्ट, आपको पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।